हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। हेलो अध्यापक। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो चाहिए, सैम्पल पेपर। तो मैं आप लोगों के सामने पिछले साल का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का वो लेकर आया हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल आर्मी वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय किसने बनाया था इंडियन नेशनल आर्मी को वापस से। तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर शोन इन दिस पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? लाला हरदयाल या चित्तरंजन दास जी या जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। थर्ड क्वेश्चन है इन बिहार एन ओल्ड जमींदार डैश जॉइंड द रिबेल सिपॉय ऑफ 1857। वो कौन से जमींदार थे जिन्होंने 1857 का रिबेलियन ज्वाइन किया था? उनका नाम है कुंवर सिंह जी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड मीन्स जिसको इंसान ने बनाया है। ठीक है, जिसको भगवान ने नहीं बनाया। तो स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और हिल्स ये सब भगवान के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब्सटेंस को रिसोर्स में नहीं बदलती है? क्या यूटिलिटी? यूटिलिटी तो इंपॉर्टेंट है जो सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलती है। वैल्यू, क्वांटिटी या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वांटिटी। सिक्स्थ क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन ओसाका कैलिफोर्निया, अहमदाबाद या मुंबई। करेक्ट आंसर इज कैलिफोर्निया। सेवंथ क्वेश्चन है विच आउट ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज में इन चारों में से क्या है, क्या नहीं है? होटल, फूड, क्लॉथ या शेल्टर। तो रोटी, कपड़ा और मकान तो हमें चाहिए चाहिए ना, वो पब्लिक फैसिलिटीज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि होटल जो है वो एक पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। एट्थ क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। कब बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? वो बनी थी 1946 में। आइए बढ़ते हैं अब सेक्शन बी की तरफ। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9th है व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो जैसे कि आप जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल बंद हो गया था। टैक्सेस का बर्डन बढ़ गया था हमारे ऊपर, महंगाई बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन हो गया था। ये सब जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन है व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सेपॉयज हैव टू द न्यू कार्ट्रिजेस दैट वर आस्क्ड टू यूज। जो नए जो कार्ट्रिजेस आई थी उन पर क्या आपत्ति थी उनको, वो क्यों उसको यूज नहीं करना चाहते थे? तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऐसा शक था उन लोगों को कि जो न्यू कार्ट्रिजेस हैं वो फैट से बनती हैं, काऊ और पिग के, और ये हिंदूज और मुस्लिम दोनों को ही मंजूर नहीं था। 11th क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या रिक्वेस्ट किया था जिसको ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया था? तो जैसा कि आपको पता है कि उनके हस्बैंड मर गए थे और उनका जो उनके राज्य को अंग्रेज हड़पना चाहते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो उनका बेटा है उसको उत्तराधिकारी मान लिया जाए और उसको लीगल हेयर मान के, और किंगडम का जो है आने वाले टाइम में उसको किंग मान लिया जाए। 12th क्वेश्चन है राइट टू मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। कि किसी जगह पर कोई इंडस्ट्री क्यों लगती है, उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये हमें बताने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पहली बात तो लैंड है, ज़मीन वहाँ पर है या नहीं है, चीप लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो स्किल्ड है या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इनमें से कोई भी दो फैक्टर्स लिख सकते हो। 13th क्वेश्चन है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बैंगलोर एंड कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया और बैंगलोर की जो इंडस्ट्रीज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उनमें सिमिलैरिटीज क्या है? तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। एक तो क्लाइमेट अच्छा है दोनों जगह। आप कह सकते हो कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किल्ड है, लोकेशन बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वहाँ पे, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी मतलब फेवरेबल होती है वहाँ पे। आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं।
14th क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। तो वैसे तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि माइग्रेशन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर पलायन कर दे या माइग्रेट हो जाए लोग तो पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है। बर्थ रेट और डेथ रेट हो सकता है, अगर बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अगर डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट से तो पॉपुलेशन घट जाएगी, या कोई वॉर हुआ है या कोई नेचुरल कैलामिटी आई है। जैसे अभी कुछ सालों पहले कुछ वक्त पहले वो कोरोना आया था, ठीक है, दैट वाज आल्सो अ फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो आप इसमें कोई भी दो फैक्टर्स लिख सकते हो। 15th क्वेश्चन है लिस्ट टू फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दलित कैन ड्रॉ अपॉन टू इंसिस्ट दैट दे बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। उन दो अधिकारों के बारे में हमें बात करनी है जो दलित्स को मिलते हैं, ताकि उनके साथ जो व्यवहार है वो समान किया जाए और छुआछूत ना हो। तो ऐसे दो फंडामेंटल राइट्स है, एक तो राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू इक्वालिटी, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये दोनों राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दलित्स को दिए हुए हैं। 16th क्वेश्चन है Why do you think there are so few cases of private water supply in the world? क्यों लगता है आपको दुनिया में कि जो प्राइवेट वाटर सप्लाई है वो कम है? तो ऐसा इसलिए है बिकॉज वाटर सप्लाई जो है, प्राइवेट वाटर सप्लाई इज कॉस्टली, बहुत महंगी होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर। प्रेजेंस ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास इन डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास में लोग रहते हैं। तो इसीलिए जो है दुनिया में प्राइवेट वाटर सप्लाई जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। Says Rahim, keep water, as without water there is nothing. Without water, pearl, swan, and doe cannot exist. These lines were written by the poet Abdul Rahim Khan Khana, ठीक है, वन ऑफ द 9 gems ऑफ अकबर कोट। हमें पता है अकबर के कोट में 9 रत्न थे, उनमें से एक ये थे। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज पोइट रेफरिंग टू। इस पूरे यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है, जो 4 लाइनें दी हैं, इसमें किस चीज के बारे में बात हो रही है? तो यहाँ बात हो रही है वाटर रिसोर्स की, ठीक है। बी इज विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज वाटर रिसोर्स, मतलब ये किस तरीके का है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? तो हमें पता है कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है। सी है राइट टू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? तो पहला तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, बारिश जो होती है उसके पानी को हम हार्वेस्ट करके अंडरग्राउंड टैंक में रख जमा करके रख सकते हैं। और दूसरा तरीका है रिसाइकलिंग, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं वाटर को। आइए देखिए 18th क्वेश्चन क्या है। ये एक केस स्टडी का एक क्वेश्चन है। पहले इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, जो जनसंख्या गिनी गई थी, है ना, हर देश में जो होता है 2001 में हुआ था। ओवर 12 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज बिटवीन 5 and 14 work in various occupations including hazardous ones। 12 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, मतलब 1.2 करोड़ जो बच्चे थे जिनकी उम्र 5 से 14 साल के बीच की थी, वो पढ़ते नहीं हैं और काम करते हैं, और वो भी खतरनाक जगह पर भी काम करते हैं। जैसे खतरनाक जगह कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई बम बनाने की फैक्ट्री है, पटाखे बनाने की फैक्ट्री है, वो हजार्डस हो सकता है, या तंबाकू बीड़ी बनाने की हो सकती है, राइट। In October 2006, the government amended the Child Labor Prevention Act, banning children under 14 years of age from working as domestic servants or as workers in dhabas, restaurants, tea shops, etc. तो फिर जब ये एक्ट बना तो 14 साल से कम कोई भी बच्चा जो है वो घर पे नौकर नहीं बन सकता, ढाबा, रेस्टोरेंट या टी शॉप्स पे काम नहीं कर सकता है। इट मेड एम्प्लॉइंग these children पनिशेबल ऑफेंस, अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उसके लिए उसको पनिश भी किया जा सकता है। Anyone found violating the ban must be penalized with a punishment ranging from jail term of 3 months to 2 years or
फाइन ऑफ ₹10,000 to 20,000। अगर ऐसा कोई जो है काम करता है तो उसको या 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, या 10,000 से 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों एक साथ भी ये सजा दी जा सकती है, दोनों एक साथ। द सेंट्रल गवर्नमेंट had asked state governments to develop plans to rescue and rehabilitate children who are working as domestic servants। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए थे कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए अगर कोई पाया जाता है, और उसको रिहेबिलिटेट मतलब उसको कहीं पर और जगह शिफ्ट किया जाए। To date, only 3 state governments, namely Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu, have published these plans। तो केवल 3 states ने किया अभी तक ये। Even today, more than a year after this law was passed, 74% of child domestic workers are। तो ऐसा करने के बाद भी आज भी 74% बच्चे जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। Okay, let us move to questions. Question one first is what is the subject theme of the article। ये जो आर्टिकल है इसका मेन थीम क्या है? तो इसकी मेन थीम है चाइल्ड लेबर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वर्क इन इंडिया। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया 14 साल से कम का कोई बच्चा काम नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि मिनिमम एज जो है वो 14 साल हो गई, 14 साल से बड़ा होना चाहिए बच्चा। थर्ड, मेंशन 2 steps टेकन बाय गवर्नमेंट टू स्टॉप चाइल्ड लेबर इन इंडिया। कोई भी 2 steps बताइए जिसमें सरकार ने ऐसा काम किया है चाइल्ड लेबर रोकने के लिए, क्या क्या लॉ बनाए हैं। तो एक तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉ बना दिया है, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा आप बता सकते हो कि जेल भेजा जा सकता है या फाइन इम्पोज कर दिया गया है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस ड्राइव भी चला रही है, अवेयरनेस फैला रही है। चलिए बढ़ते हैं अब सेक्शन डी की तरफ। ये 5 मार्क क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स। क्यों वो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाना चाहते थे? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण आप बता सकते हैं सेल्फ रिलायंस। गांधी जी चाहते थे कि जो भी बच्चे ये सीखेंगे वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो काम है, अगर कोई आप हुनर सीखते हो तो उस हुनर से जो है सेल्फ सफिशिएंसी आएगी और डिपेंडेंसी कम होगी, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरा कारण आप बता सकते हो रूरल एम्पावरमेंट। उस टाइम, वैसे तो आज भी, लेकिन उस टाइम जो है अधिकतर जो पॉपुलेशन थी वो गाँव में बसती थी, तो इसके थ्रू, हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू वो गाँव की जो इकोनॉमी है उसको मजबूत करना चाहते थे। तीसरा, गांधी जी ये सोचते थे कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बोलना लिखना पढ़ना आ जाए, उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई एक हुनर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एक स्किल आपके पास होना चाहिए। चौथा, आप ये बता सकते हो कि जो स्वदेशी मूवमेंट थी, हमें पता है कि उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे, उनमें से एक मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट, है ना। तो सपोर्टेड स्वदेशी बाय प्रमोटिंग लोकली मेड गुड्स। कल्चरल प्रिजर्वेशन, गांधी जी का एम था कि वो जो इंडिया की कल्चरल जो हेरिटेज है उसको भी बचा सके। 20th क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर दी गई है और आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सोशल रिफॉर्मर। तो आप इनको पहचानेंगे, तो आप ध्यान से अगर इनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये ज्योतिबा फुले जी हैं। तो ज्योतिबा फुले जी हैं। उसके बाद बी क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय हिम। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? उस किताब का नाम था गुलामगिरी। थर्ड क्वेश्चन है राइट हिज कंट्रीब्यूशन एज सोशल रिफॉर्मर। तो उन्होंने सोशल रिफॉर्मर की तरह जब काम किया, उन्होंने क्या ऐसा खास किया? उन्होंने जो गर्ल्स थी उनका एक स्कूल खोला था और अपनी वाइफ को कहा था कि वो वहाँ पर उन बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाए। बाद में उन्होंने 2 स्कूल्स और खोले लड़कियों के लिए, और लोअर कास्ट के जो लोग थे उनके लिए स्पेशली, ठीक है। वो 2 कास्ट कौन कौन सी थी? एक तो महर और एक मांग। इन दोनों कास्ट के लिए भी उन्होंने बाद में 2 स्कूल्स और खुलवाए। 21st क्वेश्चन है व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होते हैं और किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उसको बारे में समझने में ये किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। सो पॉपुलेशन पिरामिड आर बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये पॉपुलेशन की, किसी भी कंट्री के किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है ये उसको बताता है। इसको हम कई बार एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं।
क्योंकि ये डायग्रामेटिकली हमको ये बताता है कि उस जगह पर कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप्स के साथ। और ये हमें क्या मदद करता है, ये हमें मदद करता है जानने की कि जेंडर रेशियो क्या है, ठीक है, वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने देर तक कितने लंबे उम्र तक लोग जिएंगे, और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, जिससे कि फ्यूचर में उस जनसंख्या के लिए, उस पॉपुलेशन के लिए पॉलिसीज बनाई जा सके। 22nd क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड्स टू और मोर सेंटेंसेस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन से आप क्या समझते हो? लिस्ट टू रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है जब हम किसी खास सोसाइटी को या कुछ लोगों को या लोगों के एक सेक्शन को हम ये फील करा दे कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है, दे आर ऑफ लेस इम्पोर्टेंस, और ये उनके द्वारा किया जाता है, दोज हु आर इन पावर। ये जो कम्युनिटीज़ है इनको बाकी की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलने दिया जाता, और जितनी भी एडवांसमेंट होती है या कोई भी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं ये इनको नहीं मिलते हैं, ठीक है, इनको एक तरीके से किनारे कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें दो रीज़न बताने हैं कि आदिवासी जो है वो मार्जिनलाइज्ड क्यों होते जा रहे हैं। हमें पता है जो आदिवासीज होते हैं उनका कल्चर डिफरेंट होता है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, और उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो रीति रिवाज है, वो भी बाकी का जो इंडिया है, जो मेन स्ट्रीम इंडिया है, उससे अलग मिलते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे मानो वो बैकवर्ड हो, या ठीक है, दे आर एग्जॉटिक, या वो उतने एडवांस नहीं है, और उन लोगों को ये हक नहीं है कि वो भी आम लोगों की तरह या जो पावर में हैं उनकी तरह दे शुड ऑल्सो लिव विद ऑल द फैसिलिटीज। दूसरा कारण जो हम बता सकते हैं, हमें पता है आदिवासी जो नॉर्मली है वो फॉरेस्ट या उसके आसपास रहते हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उनके फॉरेस्ट को ही कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, उनको काटे जा रहे हैं। तो इससे भी उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जिसमें वो रहते हैं, जिसमें वो खुश रहते हैं, हम उसको काटे जा रहे हैं, और उनके हक को हम एक तरीके से मार रहे हैं। 23rd क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ज़रूरत है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की। हमें पता है डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए। इलेक्शंस होते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं, वी इलेक्ट अवर लीडर। बट क्या हो सकता है कि ये जो लीडर्स हमने इलेक्ट किए हैं ये अपनी पावर्स का गलत यूज़ करने लग जाएं, मिस यूज़ करने लग जाएं अपनी अथॉरिटी का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें सेफ गार्ड करता है, हमें बचाता है ऐसे ही मिसयूज़ का, मिसयूज़ से, पावर्स के मिसयूज़ से। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें डायरेक्शन देता है कि हम फ्यूचर में डेवलप कैसे कर सकें, डेवलपमेंट कैसे कर सकें, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको किस तरीके से ठीक कर सकें, और जो सिटीजन्स हैं उनको बेसिक राइट किस तरह से मिल सकें। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पर आपको दो चीज़ें दिखानी है, दिल्ली और ग्वालियर। तो आई एम श्योर ये आप आसानी से दिखा दोगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। हैव अ वंडरफुल एग्जाम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग हेलो अध्यापक। थैंक यू।